इस वक्त की सभी खबरों पर नजर एक एक मिनट में। गौतम बुद्ध नगर में पुल पार्टी कर रहे 61 लड़के और लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 15 लड़कियां हैं जबकि 46 लड़के हैं। पुलिस और आबकारी विभाग ने साझा ऑपरेशन चलाकर लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पार्टी वाली जगह से नशे की काफी सामान बरामद की गई है। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान बिना इजाजत ही पार्टी चल रही थी, लिहाजा जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। हैरानी की बात यह है कि सेक्टर 135 में जिस जगह पार्टी चल रही थी, फार्म हाउस की भी अवैध तरीके से इसे बनाया गया है। पुलिस अब सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। नोएडा पुलिस ने नशे की पार्टी कर रहे 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 5 लड़कियां भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक सेक्टर 135 के एक फार्म हाउस में कुछ लोगों की पार्टी करने की खबर मिली थी। जब छापा मारा गया तो वहां 14 और लड़कियां थीं जिनके पास महंगी विदेशी शराब और बियर की बोतलें बरामद की गईं। नाइट कर्फ्यू के दौरान बिना इजाजत पार्टी करने के आरोप में सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए सभी लोग कॉलेज स्टूडेंट हैं और दिल्ली के रहने वाले हैं। आरोपियों के साथ फार्म हाउस का एक केयरटेकर भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसका एक साथी फरार है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने पार्टी के लिए फार्म हाउस की ऑनलाइन बुकिंग की थी। सभी आरोपियों के खिलाफ महामारी एक्ट में केस दर्ज किया गया है। रामपुर में एक महिला और उसके 2 बच्चों का धर्म परिवर्तन कराने के मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। महिला उत्तराखंड की रहने वाली बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि महिला के पति की इसी साल 8 मई को सड़क हादसे में मौत हो गई थी और फिर कुछ लोगों के दबाव बनाकर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई और इमाम समेत 5 लोगों के खिलाफ धर्म परिवर्तन की धारा में केस दर्ज किया। पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और दूसरे आरोपियों की तलाश जारी है। थाना शाहबाद में बहरवा गांव पड़ता है। पुलिस को सूचना मिली कि बहरवा गांव में एक बाहर की महिला को लाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया है लालच पर। तो इस संबंध में पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी उसके और उसके परिजनों के और दूसरे सहयोगी थे उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीदने के नाम पर घोटाले का आरोप लगा है। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ने ही मंदिर निर्माण ट्रस्ट पर गड़बड़ी करने के आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि ट्रस्ट ने 2 करोड़ रुपए की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी। संजय सिंह ने इसकी जांच ईडी से कराने की मांग की है। ठीक 5 मिनट बाद ये जो 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई, जिसकी मालियत 5 करोड़ 80 लाख है, वो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने चंपत राय जी ने 18.5 करोड़ रुपए की खरीद। समाजवादी पार्टी ने भी मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीद में गड़बड़ी का आरोप लगाकर इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। उस जमीन ने 10 मिनट के अंदर ऐसा कौन सा सोना उगल दिया कि जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ में हुआ, 10 मिनट बाद वो जमीन 18 करोड़ की हो गई, 18.5 करोड़ की हो गई। मंदिर ट्रस्ट पर लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को चंपत राय ने खारिज किया है। आरोप से हम चिंता नहीं करते, आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट के कुछ कहना है इस बारे में? नहीं कहना। अयोध्या में आज राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक हुई। बैठक में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक से पहले राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने राम मंदिर की नींव का निरीक्षण किया। इसके बाद राम जन्मभूमि परिसर में नींव के रॉ मटेरियल को लेकर भी बात की। बैठक खत्म होने के बाद शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती ने बताया कि मीटिंग में टाटा कंसल्टेंसी और L&T के इंजीनियर्स के साथ भी निर्माण सामग्री पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि आशा है कि 2024 तक मंदिर का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है, वो डाल रहे हैं, तप डालेंगे ऊपर तक, फिर वहाँ से ऊपर जाकर मंदिर शुरू। अच्छा महाराज, क्या 2024 तक राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा, ये टारगेट है अपना? आशा मुझे यही है। सुबह 9:30 बजे भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र आज परिसर पहुंचे थे। सबसे पहले उन्होंने रामलला के दरबार में माथा टेका और उसके बाद राम जन्मभूमि गर्भगृह जो निर्मित है, जो पुराना गर्भगृह है जहां पर बुनियाद भराई काम चल रहा है, उसका निरीक्षण किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी और कार्यदायी संस्था के अधिकारियों के साथ L&T ऑफिस विश्वामित्र आश्रम में भी उन्होंने बैठक की। करीब 3 घंटे ये बैठक चली और बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई।
उत्तराखंड की वरिष्ठ कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश का हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया। उनकी मृत्यु दिल्ली के उत्तराखंड सदन में हुई। वो शनिवार को कांग्रेस की बैठक में शामिल होने राजधानी आई थी। इंदिरा हृदयेश के पार्थिव शव को उत्तराखंड के लिए रवाना कर दिया गया है। अंतिम यात्रा में पार्टी के नेताओं ने उनकी अर्थी को कंधा दिया। इंदिरा हृदयेश के निधन पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत सभी कांग्रेस नेताओं ने शोक जताया है। वहीं इंदिरा हृदयेश के निधन पर सीएम तीरथ सिंह रावत, सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी ने भी शोक व्यक्त किया। इंदिरा हृदयेश जी का जाना उत्तराखंड के लिए, कांग्रेस के लिए और सामाजिक जीवन के लिए, राजनीतिक जीवन के लिए एक बहुत बड़ी क्षति, एक अपूरणीय क्षति। उत्तराखंड के विकास में उनका बहुत अपूरणीय योगदान है। उनके जाने से कांग्रेस की तो एक बड़ी क्षति हुई है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी के नेताओं ने भी इंदिरा हृदयेश के निधन पर शोक व्यक्त किया। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्षति है राज्य के लिए। ये किसी पार्टी की क्षति न होकर पूरे उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है और मेरे लिए तो व्यक्तिगत क्षति भी है। हमेशा उनका मातृत्व वाली भावना का प्रेम हम लोगों को मिला, बहुत कुछ सीखने का उनसे मिला। इंदिरा हृदयेश के निधन से दिल्ली के उत्तराखंड सदन में शोक का माहौल है। तमाम नेता उत्तराखंड सदन में मौजूद रहे। वहीं इस दौरान कुछ नेता भावुक हो गए, उनके आंसू छलक गए। शाहजहांपुर में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मामला थाना जैतीपुर के नौगावा गांव का है, जहां जंगल में हथियार बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस ने छापेमारी के दौरान फैक्ट्री संचालक धूम सिंह को गिरफ्तार किया है। साथ ही बड़ी संख्या में तमंचे, राइफल और हथियार बनाने वाले उपकरण बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी बदायूं शाहजहांपुर में अवैध शस्त्र बनाने के मामले में कई बार जेल जा चुका है और जेल से छूटने के बाद वो फिर से हथियार बनाने के काम में करने लगता है। 2000 रुपए से 5000 रुपए में हथियारों को बेचने वाला धूम सिंह पूरे जिले में मौत का सामान बनाकर लोगों को बांट चुका है। अवैध शस्त्र की फैक्ट्री बरामद की गई है और एक अभियुक्त रूम सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इसके पूर्व इसका साथी गिरफ्तार हुआ था, जिसके पूछताछ में यह बात आई थी कि रूम सिंह और वो साथ में बदायूं में एक जगह असलहे बनाते थे और लगभग 1 माह तक वहाँ रुककर इनके द्वारा असलहे बनाए गए। तो इसी सूचना को डेवलप की गई थी और आज इसकी गिरफ्तारी होने से एक उस क्षेत्र में असलहे का जो कारोबार है उस पर प्रभावी अंकुश पड़ेगा। दरअसल ग्रामीण इलाकों में झगड़ा होने पर तमंचे से ही वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में पुलिस जिले में एक अभियान चलाकर उन लोगों से हथियारों की बरामदगी करेगी जिन्होंने इन अवैध हथियारों को खरीदा है। अलीगढ़ में मिलावटी शराब के चलते सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी आबकारी विभाग सीख लेता नहीं दिख रहा है। चंदौली में परचून की दुकानों से अवैध शराब की बिक्री का खेल जारी है। चंदौली के सकलडीहा क्षेत्र के कुचमन बाजार में देसी शराब ठेके के बगल में परचून की दुकान से देसी दारू मनमाने रेट पर बेची जाती है। इस चीज को खुद ग्राहक बयां कर रहे हैं। ग्राहक ने बताया कि शराब का ठेके से बगल में किराने की दुकान है, जहां से 90 रुपए में देसी शराब की बोतल दी जा रही है। यहाँ हर वक्त शराब मिल जाती है। कितने में दारू लिया? 90 रुपया में सर। कुचमन ठेका है, वहाँ पे एक बगल में दुकान है, वहाँ पर हमको 90 रुपया में दिया। यहाँ केवल कुचमन बाजार का ही हाल नहीं है, बल्कि जनपद में कई जिलों में इस तरह के अवैध रूप से शराब बिक्री का खेल चल रहा है। इससे पहले अलीनगर के रेमा से भी झोले में शराब बेचने का वीडियो वायरल हो चुका है। ये भी कहा जा रहा है कि ये घोरक धंधा बाकायदा विभाग की मिलीभगत से किया जा रहा है। सीतापुर में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहाँ एक महिला को गोली मार दी गई। गोली लगने से महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल उसका इलाज अस्पताल में जारी है। दरअसल सीतापुर में कुछ दबंग इस बात से नाराज हो गए कि महिला ने मजदूरी करने से मना कर दिया। फिर क्या था, उन्होंने अपनी दबंगई दिखाई, अपनी हनक कायम रखने के लिए महिला को गोली मार दी। घटना सीतापुर के महमूदाबाद कोतवाली के शादीपुर की है। गोली लगने के बाद महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिसे आनन फानन में लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़ित महिला ने इस मामले में 2 युवकों और एक रंजीत नाम के शख्स पर गोली मारने का आरोप लगाया है। लड़का दोनों रंजीत के और रंजीत आए, बस रुके, हमसे कहें तुम्हारा आदमी कहाँ है, तो हम कहें कहा है, उनका क्या करियो, और बस अपनी पिस्तौल निकाले, बस तुरंत फायर कर दी। रंजीत मरफिया बेचते। पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। पीएम ने उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे एल्डर लाइन प्रोजेक्ट को लेकर सीएम योगी की सराहना की। पीएम ने ट्वीट के जरिए इस प्रोजेक्ट को सराहनीय पहल बताया। पीएम की ओर से की गई सराहना के लिए सीएम योगी ने आभार जताया है। सीएम योगी ने ट्वीट किया, आपके सर्व समावेशी मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास से ही प्रेरणा लेकर यूपी सरकार अपने प्रदेश के वृद्ध नागरिकों को प्रोजेक्ट एल्डर लाइन के माध्यम से सहयोग, भावनात्मक देखभाल और समर्थन देने का काम कर रही है। सभी प्रदेशवासियों की ओर से आपकी आत्मीय प्रशंसा के लिए हार्दिक आभार। एल्डर लाइन प्रोजेक्ट सीएम योगी ने राज्य के बेसहारा बुजुर्गों की मदद के लिए लॉन्च किया है।
कोरोना काल में राज्य के जरूरतमंद बुजुर्गों के लिए ये योजना काफी मददगार साबित हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी 75 जिलों में बेसहारा बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने और बीमारी से बचाने के लिए प्रोजेक्ट एल्डर लाइन के तहत टोल फ्री नंबर 14567 की व्यवस्था की गई है, जिससे जरूरतमंदों को काफी मदद मिल रही है। कुमाऊं की सियासत इन दिनों एक ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूट को लेकर गरमाई हुई है जिसका दूर दूर तक अभी सरकारी घोषणाओं में कोई अता पता नहीं है। देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स को लेकर इन दिनों कुमाऊं में सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है। बीजेपी के ज्यादातर नेता दावा कर रहे हैं कि एम्स कुमाऊं में बनना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी है। हम लोगों ने भी पत्र लिखा है, मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी को पहले ही लिखा था क्योंकि काफ़ी मांग उठ रही है, डिमांड उठी है। कई लोगों ने हमें भी पत्र दिए थे और मुख्यमंत्री जी ने उसको आगे बढ़ाया है। एक अच्छी बात होगी अगर यहाँ एम्स खुल जाता है। ये उन जुमलों की तरह ही एक जुमला है जो ये अक्सर चुनावी मौसम आते ही फेंकते रहते हैं। पहले अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज हो या फिर सुचवा तिवारी मेडिकल कॉलेज या और बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो मेडिकल संस्थान, उन्हें तो ठीक कर लें। चुनावी वर्ष है, इस तरह के जुमले ये फेंकते रहेंगे, जनता के बीच लाते रहेंगे। जाहिर है अधूरे पड़े मेडिकल कॉलेज कांग्रेस के लिए बड़ा मुद्दा है। ऐसे में एम्स की बात तब और ज्यादा हैरान करने वाली है जब बिना घोषणा के ही इसे लेकर लॉबिंग होने लगी है। आईआईटी रुड़की ने विस्फोटक प्रतिरोधक क्षमता वाला एक हेलमेट तैयार किया है जो जवानों को पारंपरिक हेलमेट की तुलना में बेहतर सुरक्षा दे सकता है। इस हेलमेट को बनाने में लगभग 3 साल का समय लगा है। प्रोफेसर गुणपुले ने बताया कि यह हेलमेट ब्लास्ट के समय सुरक्षा और ब्लास्ट की वेव्स को अंदर आने से रोकता है। का सहयोग मिला ये सारी चीज़ें करने में, क्योंकि इतनी आसान भी नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी इसके लिए बहुत मिला है इस काम करने के लिए और काम करने। इस हेलमेट को जल्द ही चंडीगढ़ की एक लैब के साथ करार होगा जिससे इस हेलमेट का फायदा सेना को मिल सके। वैसे तो आईआईटी रुड़की आए दिन नए शोध करता है, लेकिन इस बार आईआईटी विस्फोटक पदार्थक क्षमता वाला एक हेलमेट डिजाइन किया है। मुरादाबाद में मानसून की थोड़ी देर की बारिश में जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं सड़कों पर हुए जलभराव ने उनकी परेशानियों को बढ़ा दिया। ये हाल तब है जब नगर निगम के अधिकारी हर साल 15 जून तक मानसून आने से पहले मुरादाबाद के सभी 256 नालों की साफ सफाई के दावे करते हैं। मुरादाबाद के नगर आयुक्त संजय सिंह चौहान का दावा है कि शहर के सभी 256 नालों को बरसात से पहले ही साफ करा दिया जाएगा, लेकिन मानसून आने से पहले ही प्री मानसून की थोड़ी देर की बारिश ने मुरादाबाद की सड़कों का हाल बेहाल कर दिया है। तो सर ये जितने भी गड्ढे हैं यहाँ से वहाँ तक सीवर वालों की वजह से हैं, ये पूरे जरा से भरे नहीं उन्होंने, और यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरी सड़क ये बेकार हुई पड़ी है सब। ये पानी हर साल भरता है, नालों की सफाई ठीक तरीके से नहीं होती, नाली बिल्कुल साफ होती नहीं है और पिन्नी उन्नी फंस जाती है, नाली चौक रहती है बिल्कुल, जरा से बारिश पड़ती है बहुत पानी भर जाता है, आने जाने में बहुत दिक्कत रहती है। अभी मानसून आने में 1 हफ्ते से 10 दिन का वक्त है। अगर निगम के अधिकारी समय रहते जाग जाते हैं तो आने वाले मानसून में लोग बारिश की सजा से ज्यादा बारिश का मजा ले सकेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे कोरोना वायरस के मामले कम होते जा रहे हैं, वैसे वैसे सीएम अरविंद केजरीवाल ने रियायतों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। इस बीच उन्होंने सोमवार से दिल्ली में बाजार, मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स में सारी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की छूट दे दी है। वहीं दिल्ली में रेस्टोरेंट्स और निजी दफ्तरों को खोलने की अनुमति दी गई है। यही नहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि अगर आगामी हफ्ते में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी होती है तो दिल्ली के बाजारों और रेस्टोरेंट्स में फिर से प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोविड-19 संबंधी हालात काफी हद तक काबू में हैं और इस समय सरकार संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों में पूरे दमखम से जुटी हुई है। कल 5 बजे के बाद से सारी एक्टिविटीज़ अलाउड हैं, एक्सेप्ट कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो बिल्कुल प्रोहिबिटेड हैं, वो बिल्कुल अलाउड नहीं है, और कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो रिस्ट्रिक्टेड तरीके से अलाउड हैं। दिल्ली सरकार ने सोमवार से 50% बैठने की क्षमता के साथ रेस्टोरेंट्स खोलने की अनुमति दे दी है। सोमवार से प्राइवेट दफ्तर भी 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोले जा सकेंगे। बाजार, मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स में ऑड इवन का फॉर्मूला खत्म करते हुए अब सारी दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने का आदेश दिया गया है। कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच अच्छी खबर यह है कि जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं जालौन की डीएम के द्वारा जिले में अनूठी पहल की शुरुआत की गई है। इसमें कोरोना से ग्रस्त मरीजों और होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को ऑनलाइन योगा सिखाया जा रहा है ताकि लोग मन के साथ अपने तन से भी स्वस्थ रहें और कोरोना से जंग जीत सकें।
मैं यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही योग सिखाती हूँ। ऑनलाइन मैं उन लोगों को योग सिखाती हूँ जो यहाँ पे नहीं आ सकते हैं या फिर जो लोग इस कोरोना महामारी में ग्रसित हुए हैं या जिनका इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन के द्वारा योग से निरोग का कार्यक्रम करवाया जा रहा है। इसमें 1383 होम आइसोलेट मरीजों को योग शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन योगा सिखाया जा रहा है। न केवल होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीज बल्कि अन्य व्यक्ति जो योगा करना चाहते हैं वो योगा इंस्ट्रक्टर के द्वारा बताए जाने वाले तरीकों के अनुसार योगा कर सकते हैं। और इसमें हमने जो हमारे आयुष विभाग के डॉक्टर्स थे उनके सहयोग से एक योगा इंस्ट्रक्टर के द्वारा ऑनलाइन योगा कराया जा रहा है।